चलिए भाई, बात करें जरा आज हमारी क्लास की। दर्श जी गुड इवनिंग, ऋतिक जी गुड आफ्टरनून, ओके गुड आफ्टरनून, नो प्रॉब्लम। अक्षय जी गुड इवनिंग, ज्योति जी गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो हमारी कस्टम्स वाला टॉपिक चल रहा था, तो कहाँ तक जरा हो गया था, मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए। आई फॉरगेट दैट पॉइंट। अच्छा ओके, हैंडीक्राफ्ट की बात चल रही थी। ओके ओके ओके, चलिए। हैंडीक्राफ्ट्स में नंबर आपका आएगा, वर्क लाख वर्क था, नंबर कौन सा आएगा भाई? 10th। ओके, अब आ जाएगा आपका 10th। चलिएगा, तो हम बात कर लें, जरा आगे चलें तो हमें दिखाई देता है एक और हैंडीक्राफ्ट, प्रिंटिंग। अलग अलग जो छपाई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। आर्टिस्ट बताना था, किसका आर्टिस्ट बताना था भाई? आभा जी गुड इवनिंग, निक्स जी गुड इवनिंग। लाख का नहीं, लाख वाला ऐसा, लाख के बारे में रिपीट कर देता हूं मैं। सौरभ जी गुड इवनिंग। देखिए, लाख में पहले मैंने आपको बताया था कि जो लाख के बैंगल्स जो हैं उनको हम कहते हैं मोकड़ी, या मोखड़ी भी बोल देते हैं, और इसका फेमस सेंटर है आपका जयपुर। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपके टॉयज हैं, टॉयज ऑफ लाख, उसका फेमस सेंटर आपका है उदयपुर। ये मैंने आपको बताया था यहां तक। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ें। इसमें ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये हम लाख का काम यहां तक मैंने, खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अलग अलग प्रिंटिंग है। तो प्रिंटिंग में देखिएगा, पहला हम लेते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, तो सांगानेरी, सर ये टूटिया क्या है? सौरभ जी पूछ रहे हैं। देखिए, टूटिया क्या होता है कि जब बारात चली जाती है, ठीक है, बारात चली गई और पीछे महिलाएं बचती हैं घर में, अब वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करती हैं जैसे कि आपके कोई दूल्हा दुल्हन मतलब वाला जो सीन है वो आता है कि साहब एक जो लेडी है वो दूल्हा बनती है, दूसरी दुल्हन बनती है, फिर उसको उनके जो है वो शादी वादी करवाते हैं। इस तरह का एक बड़ा ही हंसी मजाक वाला, और थोड़ा सा देखने में बड़ा, अगर हम कहें गांव में तो खैर बहुत कॉमन है, लेकिन शहरों में थोड़ा अगर कहें तो बड़ा भद्दा सा इस तरह का मजाक वगैरह भी इसमें होता है। तो इस तरह का ये जो प्रोग्राम इनका चलता है बाद में, बारात जाने के बाद लेडीज डिपार्टमेंट द्वारा, उसको हम कहते हैं टूटिया। ठीक है, उसको टूटिया कहा जाता है अभी। सांगानेरी प्रिंट, अब देखिए सांगानेरी प्रिंट जो है ये फेमस है सांगानेर जयपुर का। सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर का फेमस है। और आप देखें कि जो एक्सपोर्ट किया गया सबसे पहले कोई हमारा प्रिंट राजस्थान से, तो वो था आपका सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, सबसे पहले इसको जो है हमने एक्सपोर्ट किया था। तो अब ये एक्सपोर्ट हुआ, तो वो पर्सन जिन्होंने इसको इंटरनेशनली फेम किया, यानी सबसे पहले एक्सपोर्ट किया, पसंद आया लोगों को, फिर दूसरे लोगों ने भेजना चालू कर दिया, तो वो थे मुन्ना लाल गोयल। ठीक है ना। तो मुन्ना लाल गोयल
मुन्नालाल गोयल जो थे उन्होंने इसको इंटरनेशनली फेमस किया। मुन्नालाल गोयल फेमस इट इंटरनेशनली। इंटरनेशनली अगर कोई फेमस करने वाला था तो मुन्नालाल गोयल फेमस इट इंटरनेशनली, उन्होंने इंटरनेशनली इसको फेमस किया। चलिए भाई अगला प्रिंट हम देख लेते हैं आपका। राम अवतार जी गुड आफ्टरनून। ऋतिक जी लोकल में खोड़िया, हाँ बिल्कुल खोड़िया भी बोलते हैं भाई, खोड़िया भी बोलते हैं, टूटिया भी बोलते हैं, खोड़िया वर्ड भी मिलता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्याहा। बेगर प्रिंट, इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा नहीं तो प्रोनाउंसिएशन दिक्कत आएगी। स्याहा बेगर प्रिंट, और इसको बगरू प्रिंट भी कहा जाता है। बगरू प्रिंट भी कह देते हैं क्योंकि ये फेमस है आपका बगरू जयपुर। ये फेमस है बगरू जयपुर का। अब देखिए जो स्याहा बेगर प्रिंट है ये आपका एक स्पेशल प्रिंट है। किस सेंस में स्पेशल प्रिंट है? देखिए इसमें क्या होता है, आप कोई सा भी प्रिंट लें, अभी हम और भी देखेंगे, सांगानेरी प्रिंट लें चाहे अजरक प्रिंट लें, कोई सा भी प्रिंट लेंगे तो आप देखेंगे उसमें केमिकल कलर्स को यूज किया जाता है। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्री से जो निकलेगा वो डेफिनेटली किसी नाले में जाएगा, किसी रिवर में जाएगा, और वहां पर जितने भी आपके जो जलीय जीव हैं या वेजिटेशन है उसमें, उन सबको वो खत्म कर देगा क्योंकि केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उस नदी का पानी अगर हमारे पौधों में जाएगा तो वहां से वो केमिकल को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे जो भी हम सब्जी वगैरह लेते हैं या जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं प्लांट से, उसके अंदर जाएगा और वो हमारी बॉडी में जाएगा। तो कहने का मतलब टोटली ये नुकसानदायक होता है। लेकिन ये जो बगरू प्रिंट है या स्याह बेगर प्रिंट है, इसकी खास स्पेशलिटी ये है कि इसमें केमिकल कलर्स का यूज नहीं किया जाता, नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। तो इस वजह से जो नेचुरल कलर्स इसमें यूज लेते हैं तो वो अगर आपके वेस्ट मटेरियल जो जाएगा रिवर्स में या किसी नाले वगैरह में, तो वो वहां पर हार्म नहीं पहुंचाएगा और हमारा एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रिंट को इको फ्रेंडली प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इको फ्रेंडली प्रिंट। इको फ्रेंडली प्रिंट, इसको इको फ्रेंडली प्रिंट भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट। अब देखिए अजरक प्रिंट जो है ये फेमस है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया अजरक प्रिंट, और सिंपली पूछता है कि अजरक प्रिंट कहां का फेमस है। ठीक, तो ये है आपका बाड़मेर, बाड़मेर का फेमस है अजरक प्रिंट। ठीक, और इसमें
एक स्पेशल बात यह है कि आपको यहां पर जो प्रिंट दिखाई देगा वो दोनों तरफ रिवर्सिबल है। आप बेडशीट को ऐसे बिछाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे बिछा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंट है ये रिवर्सिबल प्रिंट है, आप इसको दोनों तरफ से यूज में ले सकते हैं। इसमें दोनों तरफ सेम प्रिंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रिंट है, चाहे इधर से बिछाइए चाहे इधर से बिछाइए, एक ही बात है। तो ये रिवर्सिबल प्रिंट है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ होता है। ये सेकंड है भाई, ये फर्स्ट थी हमारी, जहां से हमने प्रिंटिंग को शुरू किया था। ये हमारी फर्स्ट थी स्लाइड और ये हमारी सेकंड स्लाइड, ठीक है जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट भी आपका बाड़मेर का फेमस है। मलीर भी एक बार पूछा हुआ है, ये भी आपका बाड़मेर का ही फेमस है, इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी आपको नजर नहीं आएगी। देन नेक्स्ट प्रिंट लीजिएगा आप दाबू। दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट। देखिए इसको दाबू प्रिंट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? चलिए भाई देखिए दाबू प्रिंट। अब दाबू प्रिंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रिंट लिया जाता है वो कपड़े को दबाकर लिया जाता है। अब दबाकर कैसे? जहां का ये फेमस है आकोला, चित्तौड़ का फेमस है। अब आकोला में एक स्पेशल मिट्टी आती है, उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है और उसमें जैसा आपको डिजाइन चाहिए वैसा ही उस डिजाइन से उस कपड़े को दोनों तरफ से मिट्टी लगा दी जाती है। अब जहां जहां पर मिट्टी लगी हुई है वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अब आप उसको कलर में डाल देंगे। अब उसमें आपने केमिकल मिला दिया और स्पेशल मिट्टी है तो इसलिए वो घुलती नहीं है कलर में। तो अब आपने कलर में उसको डाल दिया तो जहां जहां वो दोनों तरफ से मिट्टी लगी हुई है तो वहां पर कलर नहीं चढ़ेगा, और जहां पर वो मिट्टी नहीं लगी हुई वहां पर कलर चढ़ जाएगा। तो जैसा आपको डिजाइन चाहिए था वैसा आपको डिजाइन मिल जाएगा। बाद में उसको निकालिए, सुखा करके मिट्टी को हटा दीजिए और आपको डिजाइन मिल जाएगा। तो क्योंकि मिट्टी से दबाकर ये डिजाइन लिया जाता है इसलिए इसको कह देते हैं दाबू, दबाकर, तो इसलिए इसको दाबू प्रिंट कहते हैं। ये फेमस है आपका आकोला चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं बंधेज। बंधेज प्रिंट, ठीक है। बंधेज प्रिंट, इसको बंधेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम कपड़े को बांध कर प्रिंट लेते हैं, इसलिए इसको बंधेज बोलते हैं। जैसा आपको डिजाइन चाहिए धागे से वैसे ही कपड़े को आप बांध दीजिए। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही टिपिकल तरीके से इसको बांधा जाता है। बहुत बारीक बारीक डिजाइन्स भी धागे से बांधकर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि और फिर उसको क्या करेंगे आप? रंग में डाल देंगे। तो जहां जहां से वो टाई किया गया, जहां जहां से उसको बांधा गया है वहां वहां पर क्या होगा?
कलर नहीं चढ़ेगा, और जब आप उसको खोलेंगे सुखा करके कपड़े को, धागे को खोलेंगे, तो जहां जहां धागा बंधा हुआ था वहां पर कलर नहीं मिलेगा, बाकी जगह आपको कलर मिल जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में इसको टाई एंड डाई प्रिंट भी कह दिया जाता है, क्योंकि टाई किया आपने और फिर उसके बाद रंग में डाल दिया तो डाई किया, इस वजह से टाई एंड डाई इसको कहते हैं बंधेज को। और बंधेज फेमस है हमारा जयपुर का, जयपुर का फेमस है, बंधेज फेमस है जयपुर का। इसी तरीके से आपका लहरिया, लहरिया प्रिंट जो है, जो कि आप श्रावण में पहनते हैं, ये भी लहरिया भी आपका जयपुर का फेमस है। ठीक है, ये हुए भाई आपके कुछ प्रिंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लेते हैं वुडन वर्क। लकड़ी का काम, वुडन वर्क। अब देखिए, वुडन वर्क भी अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे हम बात करें कठपुतली, या पपेट, कठपुतली बनाने का काम। ठीक है, अब देखिए कठपुतली बनाने का काम कैसे होता है। लकड़ी की बनती है, और अगर आप भारी लकड़ी की इसको बनाएंगे तो उंगलियां जल्दी थक जाएंगी, इस वजह से बहुत ही हल्की लकड़ी ली जाती है इसको बनाने में, और वो लकड़ी होती है अर्डू की लकड़ी, अर्डू वुड। इट इज मेड अप ऑफ अर्डू वुड, जिसको आम बोलचाल में हम लोग अर्डू बोल देते हैं। ये अर्डू वुड की बनी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें बनाने की सबसे ज्यादा कहां बनती है, तो वो है आपका उदयपुर। फेमस सेंटर, सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर है इसका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वन इज वुडन टॉयज। वुडन टॉयज, टॉयज कहीं किसी भी चीज के हों, चाहे वो लाख के हों, चाहे आपके वुड के हों, फेमस सेंटर उदयपुर ही है। फेमस सेंटर होगा आपका उदयपुर। थर्ड वन इज वुडन फर्नीचर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, ये फेमस है आपके बाड़मेर, वुडन फर्नीचर। ठीक है, देन नेक्स्ट आप लीजिए every type of wooden work। अब देखिए, जहां पर हम कहीं कठपुतली देख रहे हैं, कहीं हम टॉयज देख रहे हैं, कहीं फर्नीचर देख रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर
वर्क के लिए फेमस हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है हमारे राजस्थान में जहां पर हर प्रकार का जो वुडन वर्क है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हर तरीके का, मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो वुडन वर्क के लिए फेमस है, अब आप कहोगे सब वुडन वर्क के लिए फेमस है, लेकिन वुडन वर्क के लिए फेमस मतलब हर तरीके का, हर टाइप का वुडन वर्क वहां होता है, और दैट प्लेस इज बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है भाई, ये फेमस है। अब देखिए यहां बस्सी में कभी कोई काम नहीं होता था, बेसिकली हम देखें तो बस्सी में कोई भी काम नहीं होता था, वुडन वर्क नहीं होता था, लेकिन हम देखते हैं कि एक यहां पर व्यक्ति आए, प्रभात सुथार, उन्होंने क्या किया, यहां पर लकड़ी का काम शुरू किया, और जब उन्होंने लकड़ी का काम शुरू किया उनको प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे जो लोग बाग थे वो उन्होंने भी जो लकड़ी का काम शुरू कर दिया, और ऐसे करते करते बस्सी फेमस सेंटर हो गया वुडन वर्क के लिए। ठीक है, तो जो यहां पे फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ वुडन वर्क, वो थे आपके प्रभात सुथार। प्रभात सुथार फाउंडर ऑफ वुडन वर्क, यहां पर वो थे आपके प्रभात सुथार। प्रभात सुथार, ठीक है भाई, फटाफट नोट डाउन कीजिए भाई। ओके, चलिएगा। चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं आपका अलग अलग प्रकार की जो बुनाई वगैरह है, कताई बुनाई, वीविंग, अलग अलग टाइप्स की जो आपकी वीविंग है, कताई बुनाई है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कालीन की हम बात कर लेते हैं। कालीन का फेमस सेंटर है जयपुर। देन गलीचा, गलीचा का भी फेमस सेंटर है जयपुर। फिर आता है आपका नमदा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। नमदा, नमदा का फेमस सेंटर है टोंक। विच इज द फेमस सेंटर ऑफ नमदा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका फेमस सेंटर है आपका टोंक। ठीक है, चलिए भाई आगे चलें जरा। हमें एक और दिखाई दे रहा है, और वो है आपका दरी। इसका 3 फेमस सेंटर हैं भाई, दरी के, दरी बनाने के 3 फेमस सेंटर हैं। नमदा क्या होता है? ओके, चलिए नमदा क्या होता है इसको देख लेते हैं जरा। कालीन और गलीचा ये आप जानते ही हैं, वूलन होते हैं। ठीक है, कालीन बहुत सॉफ्ट होता है, गलीचा थोड़ा रफ होता है, इतना सॉफ्ट नहीं होता, नीचे बिछाने के काम में रहता है।
नमदा भी वूलन होता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा और इतना मोटाई लिए हुए नहीं होता, थिक नहीं होता जितना कि कालीन और गलीचा होता है। ठीक है, तो फिर नमदा वूलन होता है, ऊन का ही बना होता है, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप डोर स्टेप पे आप वहां डाल सकते हैं, डोर मैट्रेसेस जो होती है ना, वहां पर भाई बाहर से आए और पैर वैर पूछने काम में आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, वैसा नहीं होता, एकदम रफ नहीं होता। जैसे आपको जूट के भी देखते हैं जो डोर स्टेप्स होते हैं आपके, तो अगर आप बाहर से पानी में छप छप करते हुए आएंगे और इसे पूछ लेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये डोर स्टेप भी एक तरह का, जैसे कहीं अंदर आपने डाल दिया कि भाई हल्की फुल्की कहीं कुछ मिट्टी वगैरह लगी हुई है तो उससे साफ हो जाएगी, आपके बेड के पास में अपने बेडरूम में आपने डाल दिया, तो ऐसे इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉल हैंगिंग के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए जब इसको बनाया जाता है तो कोई भी आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं। उस समय जब इसको बुना जाता है उस समय आप कोई भी सीनरी बना सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं इसमें। और मान लीजिए ये आपने इस तरीके का ये कोई नमदा बनाया, अब आप क्या करेंगे, इसमें यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे मिरर्स टंगा सकते हैं। अब आप इसको ये इस तरह से कोई सीन इसमें दिया हुआ है आपने, ठीक है, कोई भी सीन बना हुआ है, अब आप इसको टंगा दीजिए अपनी वॉल पर, तो ये वॉल हैंगिंग के रूप में आपकी दीवार को खूबसूरत बना देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसको हम कहते हैं नमदा। वूलन ही होता है, ऊन का बना होता है। ठीक है, चलिएगा अब हम दरी की बात करें तो इसमें बहुत सी जगह हैं, जिसमें से 3 इतनी ज्यादा फेमस हैं कि यहाँ की जो दरियां हैं वो इंटरनेशनली फेमस हैं। सीधी यहां से ऑर्डर आते हैं और सीधा जो है एक्सपोर्ट हो जाती हैं। ठीक, और काफी महंगी भी होती हैं। जैसे सालावास, ये है आपका जोधपुर सालावास। देन आपका टांकला, नागौर, और लवाण, दौसा, लवाण, दौसा। अंकित जी नमदा क्या है समझ में आ गया आपके? तो इस तरीके से सालावास, देन टांकला, देन लवाण, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां की जो दरियां हैं वो इंटरनेशनली फेमस है। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका कुछ काम वीविंग का। फटाफट से नोट डाउन कीजिएगा। आइवरी वर्क यानी कि हाथी दांत पर जो उस पर नक्काशी करके डिजाइन्स बनाए, या उसको तराश करके आप कोई कलात्मक कोई भी चीज बनाए, तो वो हमारा कहलाता है हाथी दांत का काम या आइवरी वर्क। ठीक है, तो आइवरी वर्क के लिए फेमस आपका जगह है जयपुर। ठीक है, तो ये है आपका आइवरी वर्क। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट आप ले सकते हैं मीनाकारी वर्क।
मीनाकारी वर्क, ये शायद आप जानते होंगे मीनाकारी वर्क क्या होता है। इसमें खास तौर से ऑर्नामेंट्स पे आपने देखा होगा, सिर्फ ऑर्नामेंट्स पे नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम काम जब मीनाकारी का जो होता है वो ऑर्नामेंट्स पर होता है, इसलिए आप ज्यादा फेमिलियर हैं इस चीज से, मीनाकारी से। देखिए आपने ऑर्नामेंट्स में देखा होगा कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं रेड एंड ग्रीन कलर में, रेड एंड ग्रीन। तो आपने देखा होगा कुछ डिजाइन्स बने होते हैं जो रेड एंड ग्रीन कलर में होते हैं ऑर्नामेंट्स पे, जो देखा होगा। जरूरी नहीं कि ऑर्नामेंट्स पर हो, ये आपका मार्बल पर हो सकता है मीनाकारी वर्क, ये आपकी ऑर्नामेंट्स पर हो सकता है, ये आपकी पीतल या ब्रास पर भी हो सकता है, किसी पर भी मीनाकारी वर्क हो सकता है। अब ये होता कैसा है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं जहां आप इसको मैक्सिमम जगह देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ऑर्नामेंट है, ये गले का हार, ये नेकलेस, ये मान लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जैसे आपने डिजाइन ऐसे ऐसे और ऐसे बनाया, मान लीजिए ये आपने कोई डिजाइन बनाया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, एक कुछ स्टोन्स टाइप आते हैं, ऐसे कलर्स आते हैं सॉलिड फॉर्म में, स्टोन्स टाइप आते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे रेड कलर का स्टोन है उसको यहां पर रख दिया इस तरीके से। अब आप इसमें हीट देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कलर्स कुछ स्पेशल कलर्स हैं ये, तो इसको हीट देते ही ये मेल्ट हो जाएगा। और औजार होते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे आप उसको फैला देते हैं इस तरीके से, ऐसे क्या किया आपने, इसको फैला दिया रेड कलर में, ठीक है। ऐसे आपने इसको मान लीजिए, जो सॉलिड फॉर्म में कलर्स थे उनको आपने हीटअप किया और जब वो मेल्ट हो गए तो आपने इनको फैला दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ग्रीन कलर का लिया, और ग्रीन कलर के जो स्टोन्स थे उनको मेल्ट किया और इस तरीके से यहां पर, तो ये आपका डिजाइन तैयार हो गया, ठीक है। यहां पर अब देखिए क्या होगा कि देखिए 10 जी जरूर नहीं है पिकॉक ही बना हो, बहुत सारे डिजाइन हैं, फूल पत्ती वगैरह का पिकॉक भी बन सकता है, दूसरे बर्ड्स भी, मतलब कोई भी हो सकता है। आपने जब भी देखा हो तो मैक्सिमम जगह पिकॉक मिला हो। तो अब देखिए ये जो कलर होगा ना, आप देखेंगे कि ये थोड़ा, क्योंकि थिक होता है काफी, ये मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, आपने मेल्ट किया है उसको, तो ये सरफेस से थोड़ा सा उठा होगा। अगर आप ऐसे महसूस करें, यहां पर ऐसे हाथ चलाएंगे तो आपको महसूस होगा ये। और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे जो सरफेस है ऑर्नामेंट का या किसी भी चीज का, वो आपको ऊपर से दिखाई देगा। जैसे आप रंग घोलेंगे इस बार दुल्हनडी को, तो बाल्टी में जब रंग घोलते हैं तो बाल्टी का जो बॉटम है वो आपको ऊपर से नजर आता है। तो जिस कलर का जो कलर आपने उसमें घोला उसी कलर का बॉटम दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए यहां से आप देखते हैं तो नीचे बॉटम नजर आएगा, तो वो रेड कलर का होगा। इधर से इसमें देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का बॉटम आएगा। मतलब ये ट्रांसपेरेंट इस तरह के कलर्स होते हैं स्पेशल, जिनको सॉलिड फॉर्म से आप मेल्ट करते हैं, उनको फैला देते हैं। ये जो काम किया गया है इसको कहते हैं मीनाकारी वर्क। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी।
चलिएगा, ये मीनाकारी वर्क फेमस है आपका जयपुर का। ठीक है, ये फेमस है आपका जयपुर का। और इसके जो फेमस, अब कोई सा भी वर्क आप लें, चाहे आप ऑर्नामेंट्स मीनाकारी लें तो भी वो यहां पर है। आपका ब्रास पर किया गया मीनाकारी वर्क है, यानी कि जो आपके पीतल जो होता है उसके जो अलग अलग कुछ पॉट्स वगैरह बने होते हैं उस पर मीनाकारी, उसके लिए भी जयपुर फेमस है। हर तरीके का मीनाकारी फेमस आपका फेमस है जयपुर का। और इसके जो फेमस आर्टिस्ट हुए हैं वो हैं कुदरत सिंह, और इनको मिला पद्मश्री। ठीक है भाई, तो ये हैं आपके कुदरत सिंह जिनको मिला पद्मश्री। अच्छा हाँ, एक चीज और यहां पर, ये मीनाकारी वर्क जो है बेसिकली ये पर्शिया से आया इंडिया में, और इंडिया में जयपुर जो लेकर के आए, यानी ये लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट brought it from Lahore to Jaipur। मानसिंह फर्स्ट थे इसको लाने के लिए। पद्मश्री में कितने रुपीस मिलते हैं? सौरभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रुपीस तो कोई नहीं दिए जाते। एक शॉल दी जाती है, एक आइडल दी जाती है, और एक जो है आपका प्रशंसा पत्र जो है वो दिया जाता है। एक छोटा सा मेडल टाइप होता है पद्मश्री का, वो दिया जाता है। बट रुपीस तो मेरे हिसाब से नहीं दिए जाते भाई इसमें। चलिएगा, ये हो गया आपका मीनाकारी वर्क। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। चलिए भाई, आगे चलते हैं जरा। चलिएगा, नेक्स्ट हम हैंडीक्राफ्ट लेते हैं अपना जूतियां। अब देखिए, जूतियां जो हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं। जैसे लेदर जूतियां, लेदर जूतियां। जो चमड़े की जूतियां हैं वो फेमस हैं आपकी जोधपुर की। इसी तरीके का सेकंड है आपका, एक और टाइप है जूतियों का,
duties of embroidery, कशीदाकारी यानी कि एम्ब्रॉयडरी हुई होती है उस पर, ड्यूटीज विद एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी ये है आपका वो जगह भीनमाल, जालोर, भीनमाल जालोर की फेमस है, ठीक है। जालोर। अब देखिए एक बार पूछा था व्हाट इज बिनोटा, बिनोटा पूछा था आपसे, व्हाट इज बिनोटा। तो देखिएगा ड्यूटीज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम आर कॉल्ड बिनोटा। अब वो चाहे चमड़े की हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी की हो, चाहे कैसी भी जूतियां हो, यानी जो भी फुटवेयर वो पहनेंगे दूल्हा और दुल्हन, उसको बिनोटा ही कहा जाएगा। पहले जूतियां ही पहनते थे दूल्हा और दुल्हन दोनों, ठीक है, लेकिन आजकल कुछ डिफरेंट हो गया है मामला। ठीक है, बिनोटा। तो आप लिख सकते हैं ड्यूटीज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, उनकी जूतियों को कहते हैं बिनोटा। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है भाई, व्हाट इज बिनोटा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, बिनोटा क्या है पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिएगा भाई, अब हम आगे बढ़े जरा, और कौन सा रह गया भाई आपका, वुडन वर्क हो गया, देन ऑलमोस्ट सभी हमने कवर कर ली हैं वैसे तो। चलिए एक और देखते हैं आपका, पिछवाई, पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग। अब देखिए ये पिछवाई पेंटिंग क्या होती है, ये जब श्रीनाथ जी की का मंदिर बना दिया गया, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई वहां पर नाथद्वारा में, तो ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए थे, ये आए थे वहां से वृंदावन से। तो उनके साथ में कुछ पेंटर्स या कह लीजिए आपके जो कुछ आर्टिस्ट आए थे, तो पिछवाई नाम से पता चल रहा है, पिछवाई, तो ये पीछे की तरफ की कुछ बात कर रहा है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये श्रीनाथ जी की आपकी मूर्ति है, और ये पीछे की तरफ एक कर्टेन लगा हुआ होता है, ठीक है। और क्योंकि श्रीनाथ जी कौन है, कृष्ण जी के जो चाइल्डहुड की बात हम करते हैं, बचपन का जो रूप है, उनको हम कहते हैं श्रीनाथ जी। तो अब यहां पर जो बाल लीलाएं हैं उनकी पेंटिंग्स बनी होती है पूरी इस पर्दे पर। तो डेकोरेशन के लिए ये जो पीछे जो पर्दा लगाया जाता है, कर्टेन लगाया जाता है, इसको कहते हैं पिछवाई, और इस पर जो पेंटिंग बनी हुई होती है उसको कहते हैं पिछवाई पेंटिंग, ठीक है। तो ये है आपका पिछवाई पेंटिंग।
फेमस सेंटर नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। पिछवाई पेंटिंग का फेमस सेंटर है आपका नाथद्वारा राजसमंद। चलिए भाई एक और लीजिएगा, इसका फटाफट से नोट डाउन कीजिए, एक और ले लेते हैं हम लोग। फड़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग। चलिए भाई अब देख लेते हैं हम लोग फड़ पेंटिंग क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फड़ क्या होती है, तो देखिए अब मैं वापस एक बार बता देता हूं आपको। फड़ एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ है, विड्थ होती है कम और ये लेंथ होती है ज्यादा, और इस पर किसी भी जो आपके देवी देवता है उसकी पूरी की पूरी जो जीवनी है वो पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाती है। अब इसको, ये जो क्लॉथ है इसको तो हम कह देते हैं फड़, और इस पर की गई जो ये पेंटिंग है इसको हम कहते हैं फड़ पेंटिंग, ठीक है। इसको कहा जाता है फड़ पेंटिंग। इसका जो फेमस सेंटर है वो है आपका शाहपुरा। जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा का, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसके जो सबसे फेमस पेंटर हुए वो हुए श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी, और श्रीलाल जोशी को मिला पद्मश्री। ठीक है। इसके अलावा पार्वती जोशी, गौतली देवी, ये भी आपके कुछ फेमस आर्टिस्ट हुए, पेंटर्स हुए। तो ये हुआ भाई हमारा हैंडीक्राफ्ट्स वाला मैटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के दुर्ग या फोर्ट्स। नोट डाउन हो गया हो तो हम आगे चलें भाई। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, गौतली देवी, ये कुछ फेमस इसके आर्टिस्ट हुए। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फैक्चुअल हैं, जिसमें एक आपका ऑर्नामेंट भी आता है। ऑर्नामेंट का ऑर्गन पूछता है कि इन विच ऑर्गन इट इज व्हाट, ठीक है। तो अब वही वाली बात है, यहां पर ऑर्नामेंट्स को कैसे मैं पढ़ाऊं, पढ़ाने का सेंस मतलब किस तरीके से, मतलब मैं बना के बताऊं या क्या है। तो आपको ये कुछ चीजें रिटन में मिलेंगी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बहुत सारी बुक्स होंगी जिनके अलग अलग ऑथर्स होंगे। फिर इसके बाद में ऑर्नामेंट्स है, देन कुछ फेयर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट 10 फेयर्स जो है ऑर्गेनाइज करती है, तो वो होंगे। फिर जनरल होंगे और ट्राइबल्स के कुछ फेयर्स होंगे। ऐसे आपके कुछ टेम्पल्स हैं, बावड़ी हैं,
देन आपकी कुछ कैनोपीज हैं, मॉस्क हैं, ये भी कहाँ हैं, ये भी आपका फैक्चुअल टॉपिक है, तो इनके भी आपको नोट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो फैक्चुअल टॉपिक है उनको हम चित्तौड़गढ़ से शुरू होना चाहिए फोर्ट्स का, चलो चित्तौड़ से शुरू कर देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ना है। चलिएगा, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। राम अवतार जी, सबसे बड़ी समस्या कल्चर में और आपकी हिस्ट्री में यही आएगी कि आप जो बुक लेंगे वो हिंदी में ही होंगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब ये एक, हाँ बिल्कुल कोचिंग से मिलेंगे भाई, नोट जो है वो कोचिंग से ही आपको मिलेंगे। पिछला जो बैच था जो ऑनलाइन हुआ था उनको भी दिए गए थे, आपको भी दिए जाएंगे, मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो वो आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, अब बुक्स में, अब आप बुक पढ़ क्यों रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। बुक के लिए टाइम नहीं है आपके पास में, बुक आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ कल्चर हिस्ट्री ही थोड़ी है। आप तो एक काम करें, अभी आप रिलाई कर सकते हैं मेरे नोट्स पर, और उसके बाद अगर आपके पास में टाइम है तो फिर आप बुक्स पढ़िएगा, आप मेरे को फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी बुक्स भी लिखवा दूंगा। ठीक है, उनमें कुछ इंग्लिश मीडियम की भी होंगी, लेकिन वही है, उनमें ज़्यादा इतना दिया हुआ नहीं होगा, और वो बुक्स भी काफ़ी मोटी मोटी हैं। तो खैर चलिए, शायद पीडीएफ के हिसाब से ही मिलेगी भाई। अब सौरभ जी ये मैं कह नहीं सकता, देखिए चलिए, फोर्ट्स में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साहब ये किस कैटेगरी का है, हिल फोर्ट है या आपका धानवन फोर्ट है या औदक फोर्ट है या पारिक फोर्ट है, कौन सा फोर्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैटेगरी पूछता है। बड़े बड़े जितने भी फोर्ट्स हैं, कब उनका निर्माण हुआ, ठीक है ना, किसने बनवाया, कौन इसका फाउंडर था, और इसका कोई दूसरा नाम अगर है तो वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा था विच इज नोन एज तारागढ़ फोर्ट, तो तारागढ़ फोर्ट के नाम से दो हैं हमारे, अजमेर और बूंदी। तो जब बूंदी पूछा गया था तब अजमेर नहीं था, और जब अजमेर पूछा गया तब बूंदी नहीं था। तो इस तरीके से आपके जो अदर नेम्स हैं वो आपसे पूछ सकता है। फिर ये फोर्ट्स हैं कहाँ, तो आपसे जो अदर नेम है उससे पूछ सकता है, कोई नहीं पूछेगा वेयर इज जोधपुर फोर्ट सिचुएटेड, वेयर इज बीकानेर फोर्ट सिचुएटेड, लेकिन हाँ वेयर इज जूनागढ़ फोर्ट सिचुएटेड, वेयर इज मेहरानगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अदर नेम जो है डायरेक्ट पूछ सकता है, या उसकी कहाँ है वो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर कोई स्पेशलिटी अगर है तो, ठीक, जैसे आपका जैसलमेर फोर्ट है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी सीमेंटिंग एजेंट, मीन्स आपका कोई भी चूने गारे का इसमें यूज नहीं किया गया है, इसको स्टोन पर स्टोन रख करके ब्लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है, एक स्पेशलिटी हो गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फोर्ट है जिसमें आपके जो फाउंडेशन है उसमें एक जिंदे व्यक्ति को जो है चिनवा दिया गया था, एक और एक अलग से स्पेशलिटी हो गई। तो ऐसी कोई स्पेशलिटी है, या फिर अबुल फजल कुछ फोर्ट्स के बारे में, या फिर कोई और व्यक्ति जैसे रुडयार्ड किपलिंग है वो कुछ कह गए, तो क्या कह गए फोर्ट्स के बारे में, तो वो किसने कहा, ऐसा किस फोर्ट के बारे में कहा, ये आपसे पूछेगा। फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, कोई आपका पैलेस हो सकता है, कोई फेमस टेम्पल हो सकता है, कोई कैनोपी हो सकती है किसी की फोर्ट के अंदर, या फिर कोई ऐसा पॉन्ड हो सकता है जिसमें कुछ स्पेशल कोई बात हुई हो। तो ये जो अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ सिचुएटेड है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई आपके फोर्ट्स में। देखिए एग्जाम की जहां तक बात करें तो भाई एग्जाम का ऐसा सुनने में आ रहा है, आरएससीबी पिछले साल भी इसने बहुत जल्दी एग्जाम लिया था, और इस बार भी ये बहुत जल्दी एग्जाम लेने के मूड में है। तो अप्रैल लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, या फिर मई में तो 100% श्योरिटी है कि मई में तो ले ही लेगा आपका एग्जाम। आरएससीबी ज्यादा टाइम नहीं देता है। चलिए भाई, अब सबसे पहले आपका जो है
कैटेगरी उसको हम कहते हैं गिरी। गिरी फोर्ट और हिल फोर्ट। ये कौन से होते हैं? जो किसी माउंटेन पर हो उनको हम कहते हैं गिरी और हिल फोर्ट। किसी हिल पर होंगे या फिर किसी माउंटेन पर होंगे तो वो कहलाते हैं हिल फोर्ट्स या गिरी फोर्ट भी कह सकते हैं। हिंदी में गिरी कहते हैं भाई, ये ऐसे भी दे सकता है आपको, ठीक है। और नहीं ऐसा नहीं है ऋतिक जी कि इलेक्शन की वजह से जल्दी एग्जाम हो गया हो। आरएससीबी का आप पुराना इतिहास देख लीजिएगा, ये बहुत जल्दी एग्जाम लेता है, बहुत जल्दी लेता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें ये मत कहिएगा कि भाई कोई रीजन रहा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आरएससीबी हमेशा ही जल्दी लेता है एग्जाम। तो चलिए भाई, अब ये हो गए। और ये सबसे प्रोटेक्टिव एक तरह से माने जाते हैं क्योंकि ये कहाँ होते हैं? ऊंचाई पर, हाइट्स पर होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो फोर्ट हैं वो इसी कैटेगरी के हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंडीशन है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाले ये फोर्ट्स हैं, इसलिए इनको बनवाया गया। और हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या है? अरावली मिड से निकल रही है राजस्थान के, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम जो फोर्ट्स हैं वो गिरी फोर्ट्स हैं या कह सकते हैं हम हिल फोर्ट्स हैं, ठीक है भाई। भाई आप वो वाली बात कर रहे हैं कि आपको आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से। आप मेहनत कीजिए ना। आप मान के चलिए आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट में हो गया तो कोई क्या कर लेगा बताइए? आप मेहनत करते रहिए, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा या जो भी आएगा, पहले तो आपके डेट देते हैं उसके बाद एडमिट कार्ड आता है ना। लेकिन आप मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट में, इसमें ही आपका फायदा है। और हो सकता है 100% भी नहीं तो 99% चांसेस हैं कि अप्रैल लास्ट में हो जाएगा। फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आगे खिसक तो मई में चला जाएगा, ज्यादा इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं आगे। इसलिए आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ये भी सही है। चलिए भाई, आप जो है ना अपनी मेहनत करते रहिए। जो कंडीशन आपके लिए वो सबके लिए है। आप पता नहीं ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है। एक मतलब भाई सभी के साथ में वही कंडीशन है, तो फिर क्यों बिना बात के टेंशन कर रहे हैं आप? आपके हाथ में मेहनत है, वो कीजिए। चलिएगा, हिल फोर्ट समझ में आ गए भाई। चलिए नेक्स्ट आपके हैं धानवन और धन्व फोर्ट्स। धानवन और धन फोर्ट्स, ठीक है। धानवन या धन फोर्ट्स। अब ये कौन से फोर्ट्स होते हैं? देखिए, जो विच फोर्ट्स आर सराउंडेड बाय डेजर्ट, उनको हम कहते हैं धानवन। जो चारों तरफ से आपके जो डेजर्ट है, आपका रेगिस्तान है, उससे सराउंडेड रहते हैं, उससे घिरे हुए रहते हैं, तो वो कहलाते हैं धानवन फोर्ट्स, ठीक है। अब देखिए, जो धानवन फोर्ट्स हैं ये इसलिए आपके सुरक्षित हैं कि अगर आपके पास में कैमल फोर्स है तो आप आराम से यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अदर देन कैमल फोर्स अगर आपके पास में है तो यहां पहुंचने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन ये डेजर्ट दे रहा है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके धानवन फोर्ट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप ले लीजिएगा औदक। औदक फोर्ट, और हम कह सकते हैं वाटर और जल फोर्ट, जल दुर्ग, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? जिनके चारों ओर क्या होगा? वाटर होगा,
और वो वाटर जो है वो नेचुरल होना चाहिए। वाटर तो नेचुरल ही होता है भाई, लेकिन नेचुरल का मतलब है कि पहले से कोई रिवर है वो इस तरीके से यूं घूम रही है तो हमने यहां पर अपना फोर्ट बना दिया, ठीक है। या फिर दो रिवर्स हैं जो इस तरह से यहां पर मिल गई और एक हो गई तो हमने यहां पर क्या किया, फोर्ट बना दिया। तो चारों तरफ नहीं तो कम से कम तीन तरफ, 3 साइड वाटर तो होना ही चाहिए और ये फ्लो में होना चाहिए, इसी को हम कहेंगे नेचुरल वाटर, ठीक है। तो जो चारों तरफ से अपने सराउंडिंग्स में उसके क्या होगा, नेचुरल वाटर होगा, उसको हम कहेंगे औदक या जल दुर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मही फोर्ट। मही फोर्ट्स, अब देखिए मही फोर्ट्स कौन से होते हैं, विच आर सिचुएटेड ऑन प्लेन्स, समतल मैदान पर हो, प्लेन पर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मही फोर्ट, या हम हिंदी में कह देते हैं स्थल दुर्ग, ठीक है। तो मही फोर्ट्स जो प्लेन्स पर सिचुएटेड होते हैं। चलिएगा आगे जरा हम चलें तो हम देखते हैं पारिक फोर्ट्स। पारिक फोर्ट कौन से होते हैं, जिनके चारों ओर खाई जो होती है ना, उसे हम कहते हैं पारिक फोर्ट, जिनके चारों तरफ खाई हो। खाई को क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में वर्ड स्लिप हो रहा है। हाँ सौरभ जी, भरतपुर वाला जो है आपका पारिक है। किसी को आइडिया है भाई, पारिक जो खाई जो होती है, ट्रंच नहीं भाई, ट्रंच तो नहीं कहते, कुछ और है, एक वर्ड है, स्लिप हो रहा है दिमाग से। खाई होती है, ट्रंच नहीं कहते, कुछ और कहते हैं भाई, आई डोंट नो, स्लिप हो रहा है दिमाग से। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। तो जिनके चारों ओर क्या हो, विच आर सराउंडेड बाय अ डीप खाई, अब वर्ड आएगा तो बताता हूं भाई, मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं आता दिमाग में। तो वो होते हैं जो सराउंडेड हो चारों ओर से या प्रोटेक्टेड बाय डीप खाई, तो वो डिच भी नहीं, एक्चुअली डिच जो है वो गड्ढे को भी डिच कह देते हैं। बात सही है भावेश जी आपकी, भरतपुर वाले के चारों ओर पानी है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आप औदक फोर्ट में नहीं रख सकते उसको, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने क्या किया है, मोती झील से एक कैनाल बना करके सुजान गंगा नाम की, और फिर उसको पानी को वहां लेकर आए हैं। तो वो जो है स्टेगनेंट है, वो मूव नहीं कर रहा है, जो वाटर है वो लगातार बह नहीं रहा है, फ्लो में नहीं है। आप वहां से लाए और वहां से लाके भर दिया, तो दैट इज नॉट नोन एज नेचुरल वाटर, उसको नेचुरल वाटर नहीं कहेंगे। मतलब अगर पानी लगातार बह रहा है कि यहां से नदी आ रही है और इस तरह से घूम रही है, या दो उनका जो है संगम हो रहा है, तो वहां पे आपने बना दिया, उसको हम कहेंगे आपका औदक फोर्ट, क्योंकि उसके चारों तरफ खाई है और खाई में आपने क्या किया है, पानी भर दिया है। तो अब पानी अगर भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो खाई ना, तो पारिक श्रेणी में आएगा, वो पारिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं भाई, लेकिन अब वो वर्ड नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। चलो कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा अगर अभी मेरे दिमाग में। गागरोन फोर्ट इज द बेस्ट औदक फोर्ट इन आवर राजस्थान, ठीक है। चलिए पारिक हो गया,
चारों तरफ खाई है। जैसे आपका पारिक में अगर देखें तो भरतपुर का अभी बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि आज उसके चारों तरफ हमने खाई भी देखते हैं। इसके अलावा बीकानेर फोर्ट, जिसमें खाई तीन तरफ से पाट दी गई है लेकिन एक तरफ खाई है, वो भी आपका पारिक फोर्ट था। हालांकि है, अभी भी है, लेकिन जैसे नागौर फोर्ट है, खाई खत्म ही कर दी है, लेकिन पहले उसमें चारों तरफ खाई थी। तो इस तरीके से ये है आपका पारिक। तो नेक्स्ट आप लीजिएगा पारिद फोर्ट। पारिद फोर्ट तीन तरफ पानी है, बिल्कुल आदर्श औदक फोर्ट तो हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं। जलदुर्ग अगर हम देखें कि एक आदर्श रूप में, तो वो है ही नहीं, चारों तरफ तो है ही नहीं। लेकिन बेस्ट उदाहरण हमारे पास गागरोन फोर्ट है। गल्फ बे नहीं भाई, ये सब नहीं है, खाई नहीं कहते हैं इनको, वो अलग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है पारिक खाई के लिए, देखता हूं मैं बाद में, अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पारिद कौन सा होता है? जिसके चारों ओर बहुत सारे मीन्स एक से ज्यादा क्या हो, रैम्पार्ट्स हो। रैम्पार्ट कहते हैं परकोटा, जो चारों तरफ से बहुत सारे परकोटों से घिरा हुआ हो, सराउंडेड हो या प्रोटेक्टेड हो, उसको हम कहेंगे आपका पारिद फोर्ट। हमारे यहां पर मैक्सिमम पारिद फोर्ट हैं। अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे अंदर एंट्री के लिए 7 एंट्री गेट्स हैं और हर गेट के साथ में एक परकोटा बना हुआ है चारों तरफ। ठीक है, तो वो 7 परकोटों से, 7 रैम्पार्ट से घिरा हुआ है। तो इस तरह के वो कहलाते हैं पारिद फोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 7th वन इज अरण्य। अरण्य फोर्ट। फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होना जरूरी है। सिर्फ फॉरेस्ट से काम नहीं चलेगा, डेंस फॉरेस्ट होना जरूरी है चारों तरफ, इतना घना कि उसको क्रॉस करना मुश्किल हो। बेस्ट उदाहरण हमारे पास में है रणथंबोर। ठीक है, जो चारों ओर से डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, दैट इज नोन एज अरण्य फोर्ट। ठीक है, बेस्ट उदाहरण हमारे यहां पर रणथंबोर है। देन आपका 8th आप ले सकते हैं एरण। एरन फोर्ट। एरन फोर्ट, अब देखिए एरन फोर्ट क्या है। देखिए, जो चारों तरफ से सराउंडेड हो, कुछ नेचुरल आपकी खाई हो। ठीक है, अच्छा, ये जो पारिक की मैं बात कर रहा हूं ना, यहां पर नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल खाई होनी चाहिए, यानी जिनको खाई खोद करके सुरक्षित किया गया हो। यहां पर नेचुरल तो हो ही नहीं सकती, चारों तरफ तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो पारिक जो है, जो आपने खाई जो बनाई है, वो खोदी गई है, उसको खोद करके चारों तरफ से और फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको हम कहेंगे पारिक फोर्ट। ठीक है, तो एरन फोर्ट वो होते हैं जो अपने सराउंडेड रहते हैं, जो आपकी कटीली झाड़ियां जो होती हैं, कुछ आपकी जिसमें कांटे निकले हों, इस तरह के श्रब्स वगैरह हैं, उनसे जो है वो घिरा हो, और जो चट्टाने हैं, दुर्गम चट्टाने हैं, उनसे घिरा हुआ हो, और साथ में कुछ प्राकृतिक खाइयां भी हो। तो इन सब का जो मिक्सचर से सराउंडेड रहता है, उसको हम कहते हैं एरन फोर्ट। जैसे हमारा रणथंभौर है, तो वहां पर बहुत सारी आपको कटीली जो है झाड़ियां मिल जाएंगी। ठीक, जिसमें प्रिकल्स होते हैं, ऐसे श्रब्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा वहां पर चट्टाने आपको मिलेंगी, इतनी खतरनाक कि मतलब उनको एकदम खड़ी चढ़ाई है।
फिर आप अगर त्रिनेत्र गणेश जी की तरफ जाते हैं तो स्टीप एकदम खाई आपको दिखाई देती है वहां पर। तो ये सब इस तरह का जो मिक्स जो आपके प्रोटेक्शन वाले जो पार्ट्स हैं इनसे जो है वो सराउंडेड रहता है, उसको हम कहते हैं एरन फोर्ट। हमारा बेस्ट इसमें एग्जाम्पल है रणथंबोर फोर्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपके वो कैटेगरीज हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं किसी भी फोर्ट के लिए। ठीक, तो ये 8 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने अलग अलग फोर्ट्स को रखा है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब हम सबसे पहले हम ले रहे हैं जो आपके हिल फोर्ट्स हैं या गिरी फोर्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और पहला जो हम ले रहे हैं वो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ जो है वो एक पठार पर है, एक प्लेट्यू पर है, मेसा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ मेसा। ठीक है, मेसा के पठार पर है। तो इट इज सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू ऑफ मेसा। और देखिए एग्जैक्टली आपका जो ईयर है वो हमें नहीं मिलता, बट इट इज कंस्ट्रक्टेड इन 7th century बाय चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद और चित्रांग, चित्रांग मौर्य, चित्रांगद और चित्रांग मौर्य। मिट्टी से बने दुर्ग को क्या कहते हैं? ऐसा कोई दुर्ग नहीं है सौरभ जी जो मिट्टी से बना हो। मिट्टी से कैसे बन सकता है कोई दुर्ग? बरसात आएगी और जो है ना सत्यानाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो 7th century में इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चित्रांगद और चित्रांग मौर्य इन 7th century, और इट इज द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। लिविंग फोर्ट का मतलब है जहां पर लोग बाग रह रहे हों। प्लेट्यू ऑफ मेसा, इट इज सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू ऑफ मेसा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड प्लेट्यू ऑफ मेसा। 7th century में इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था चित्रांगद और चित्रांग मौर्य ने। इट इज द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। मींस जो लिविंग फोर्ट कौन सा होता है? जहां पर लोग बाग रह रहे हों आज भी, और एग्रीकल्चर खेती भी इसमें की जाती है, आज भी की जाती है। ठीक है, चलेगा। अब इट इज नोन फॉर इट्स 3 साकाज। तीन साकों के लिए फेमस है। अब ये साका क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए जो साका सिस्टम है वो 2 सिस्टम से बना हुआ है, 2 कस्टम से मिलकर बना हुआ है। साका इज इक्वल टू केसरिया प्लस जौहर। ठीक है, अच्छा कल बता दिया था ना मैंने तो ये साका तो, राइट 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 राइट, सही है, सही सही, ओके ओके।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलिए, 3 साकों के लिए ये फेमस है। ठीक है, अब वो 3 साके कौन कौन से थे वो हम आगे हिस्ट्री में भी देखेंगे। और एक साका जो पहला साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में, होता 1303 में, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इसके लिए एक कहावत है, फेमस है काफी, कि साहब गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मीन्स इतना बड़ा है कि गढ़ तो यही है, दुर्ग तो यही है, फोर्ट तो यही है, बाकी सब तो छोटे छोटे से फोर्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये कहावत इसके लिए फेमस है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं जरा यहां पर। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, तो देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो है आपका कीर्ति स्तंभ, इसको टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ और टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। नहीं ऋतिक जी, 3rd सेंचुरी में आपका बना था भटनेर फोर्ट, 3rd सेंचुरी में नहीं बना, ये 7th सेंचुरी में है। चलिए देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ डिफरेंट नहीं है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। ठीक है, एक बिल्डिंग तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट, दूसरी बिल्डिंग है यहां पर जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस अभी इसके बाद बताऊंगा आपको। हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिया है, क्या दिया है भाई, 3rd सेंचुरी में बना था, तो गलत है वो फैक्ट, बिल्कुल गलत है भाई, अगर 3rd सेंचुरी में दिया हुआ है तो। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, और जैन कीर्ति स्तंभ एक दूसरा। देखिए यहां पर 2 स्तंभ हैं, ये 2 पिलर्स हैं जो लगभग आप मान के चलिए कि 500 मीटर्स की दूरी पर हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 2 हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ क्यों कहते हैं, ये सब हम इस एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। 7th सेंचुरी में मौर्य वंश, तो अरे भाई ये मौर्य वो मत समझिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, ये अलग से एक वंश था मौर्य। और मैंने आपको कहा कि ये चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, ये वो मौर्य नहीं है जो ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट बीसी में थे, अशोक जिस डायनेस्टी से था वो नहीं है, ये अलग से एक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है कि कौन था इसका कंस्ट्रक्टर, चित्रांगद मौर्य, साफ लिखा हुआ था। ठीक है, तो 7th सेंचुरी में ही है ये आपका इसका फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं किसी शॉप पर जाकर के राजस्थान के प्रमुख दुर्ग लिखा हुआ है, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, राघवेंद्र सिंह मनोहर की बुक है, क्लियर कट लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, चलिएगा, तो 3rd वन इज हवेली ऑफ जयमल एंड फत्ता। हवेलीज ऑफ जयमल एंड फत्ता। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक।
देन आगे चलते हैं हम लोग। पद्मिनी पैलेस, हवेली ऑफ भामाशाह, पद्मिनी पैलेस या पद्मिनी महल भी पूछ सकता है भाई आपसे। पद्मिनी महल है, वैसे तो महल को पैलेस कहते हैं इसलिए मैंने लिख दिया पद्मिनी पैलेस या पद्मिनी महल। हवेली ऑफ भामाशाह, देन कैनोपी ऑफ रायदास, कैनोपी ऑफ कल्लाजी, canopies of Jamal and Fattah, फतेह महल और फतेह पैलेस, नेक्स्ट आप लीजिएगा, वो मैं लिखवा ही चुका हूं आपको, मीराबाई टेम्पल इसी में ही है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। देन समिधेश्वर, समिधेश्वर टेम्पल, समिधेश्वर टेम्पल, चलिए भाई फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देन कुकड़ेश्वर, महादेव टेम्पल, कालिका माता मंदिर, वही टेम्पल आपका हो जाएगा। देन सातवीश देवरी, ये ग्रुप ऑफ 27 टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स। ठीक है, तो ये कुछ पैलेसेस हो गई, कुछ आपके ये मंदिर वगैरह हो गए। कुक्कड़ेश्वर महादेव मंदिर, टेम्पल, कुक्कड़ेश्वर महादेव टेम्पल या कुक्कड़ेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है भाई, चलिए ये कुछ इसमें बिल्डिंग्स हैं। कल हम देखेंगे जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, उनको दोनों को डिफरेंशिएशन हम देखेंगे कि क्या है, दोनों में अंतर क्या है और क्या क्या कुछ उसमें है। ठीक है, कल इसको 13th सातवीश देवरी,
ये ग्रुप ऑफ 27, 7 एंड 20 तो कितने हुई, 27 हुई, तो इसलिए 7 विश देवरी, यानी देवरी का मतलब होता है टेम्पल्स, तो इसको ग्रुप ऑफ 27 जैन टेम्पल्स को कहा गया है 7 विश देवरी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको, फोर्ट्स को। कल कंप्लीट हो नहीं पाएगा, वैसे कल काफी लंबा है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।